ओके, ठीक है। चलो जी, तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड से आज हमने शुरू करना है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर आप बात करोगे तो सल्फर इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस कैन गो अप टू +6, दिस कैन इवन गेट रिड्यूस्ड। तो SO2 के साथ क्या है, आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन बोथ पॉसिबल है। ये रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ाया भी जाता है कि SO2 इज अ गैस जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों कर सकती है। ठीक है, यहां पर मैंने SO2 की सारी रिएक्शंस ऐसे लिख दी हैं इस फॉर्म में। अगर आपने SO2 का रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराया तो वो इसे SO4 2- में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने SO2 का रिएक्शन आपने रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कराया तो वो उसे सल्फर में बदल देगा। एंड अगर वेरी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ किया तो S2-। आई डोंट थिंक इसमें कोई खास डाउट है। इसको देखते हैं कि कैसे कैसे ये चीज हमारे पास रिएक्शंस में आ रहा है। ठीक, तो सल्फर +O2 गिव्स SO2। ये तो आई डोंट थिंक किसी को भी डाउट है इसमें। ये वाली चीज में कोई डाउट है हल्का सा भी? ठीक है, ये वाली रिएक्शन बच्चे देखना। आप लोगों ने ये वाली रिएक्शन को ना देखने का एक और तरीका हो सकता है, आप उसको इस तरीके से देखना। ये देखो, ठीक, आपने कार्बोनेट वाला रिएक्शन देखा है कि नहीं देखा है? कार्बोनेट का रिएक्शन यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि SO2 के जो मैक्सिमम रिएक्शन है वो CO2 के रिएक्शन जैसे होते हैं। ये आपने याद रखना है, बहुत आसान है। CO2 के रिएक्शन तो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, अगर आप CO2 को पानी में डालोगे तो ये क्या बनाता है? H2CO3। ठीक है, वैसे ही अगर आप SO2 को पानी में डालोगे तो ये क्या बनाएगा? H2SO3। क्या ये बात समझ में आ रही है? H2CO3 H2SO3। अगर इसी चीज को उल्टा लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो ना, SO3 2- + 2H+ गिव्स SO2 + H2O। क्या एक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो रिएक्शन है आपके सामने, इसमें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड ने इस वीक एसिड को डीकम्पोज कर दिया। क्या ये बात समझ में आई है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है। बर्बाद कर दिया इसने, तोड़ दिया SO2 और H2O में। क्या ये वाली रिएक्शन सबको समझ में आई क्या? क्या समझ में आ रही है, हाँ या ना? यस। ठीक है, ओके। क्या सबको पक्का से फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन यस और नो सारे लोग बता दो? यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट तुम्हारे पास है ये वाली रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने रिडॉक्स में कर रखी है, मैं इसको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर Fe+2 में है एंड सल्फर तुम्हारे पास S2 2- में है। S2 2- इज एग्जैक्टली सेम एज O2 2-। परऑक्साइड बोलते हैं, वैसे ही तुम्हारे पास ये वाला सल्फर भी। अब इस सल्फर के साथ क्या होगा? इसको ऑक्सीडाइज करो। ऑक्सीडाइज कैसे पता चल रहा है? ऑक्सीजन के साथ बर्निंग कर रहे हो। सल्फर का जब भी बर्निंग होगा तो वो SO2 तक ही बनाता है। आई बात समझ में? जब भी आप सल्फर को बर्न करोगे वो SO2 गैस ही बनाता है। हम बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, द गैस इज आफ्टर ड्राइंग इज लिक्विफाइड एंड स्टोर्ड इन स्टील कंटेनर्स या सिलेंडर्स। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल एंड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि SO2 + H2O मिलके क्या बनाता है? H2SO3 सल्फाइट, है ना? सल्फ्यूरस एसिड। देखा, it liquefies at room temperature under a pressure of 2 atmosphere and boils at 263 Kelvin. Sulfur dioxide, when passed through water, forms a solution of sulfurous acid. देखा, यही वाली चीज। It is readily soluble with sodium. It reacts readily with sodium hydroxide solution. अरे देख रहे हो ना आप लोग अपनी NCERT में? ठीक है, इट रेडली रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। रीजन भाई, आप SO2 एसिडिक है, एसिड को बेस से रिएक्ट कराओगे तो रिएक्ट तो करेगा ही करेगा। और इसका रिएक्शन बिल्कुल सेम होता है जैसे कार्बोनेट का होता है। याद करो, NaOH + CO2 जो रिएक्शन होता था वो होता था Na2CO3। और अगर आप Na2CO3 को और भी ज्यादा कार्बोनेट करते रहो इसके प्रेजेंस में, तो ये बाई कार्बोनेट बना लेता है। दिस इज अ वेरी फेमस रिएक्शन। याद है कि नहीं याद है? आपने नॉर्मल किया, कार्बोनेट बनाता, और ज्यादा करोगे बाई कार्बोनेट बना लेगा और ये चीज चलता रहेगा। ठीक है, वही चीज एग्जैक्टली लाइक दैट SO2 के साथ भी किया। SO2 के साथ किया तो पहले सल्फाइड बना और फिर किया तो बाई सल्फाइड बना लिया।
और इधर देखना, इट इज द रिएक्शन विद वाटर एंड अल्कलीज, द बिहेवियर ऑफ सल्फर इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये वाली रिएक्शन समझ में आई? याद नहीं करनी, और अगर आप याद कर रहे हो तो आप एक याद करो जिससे 4-5 सेट वाली रिएक्शंस क्लियर हो जाए। ठीक है, इन दिस रिएक्शन विद वाटर एंड अल्कलीज द बिहेवियर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, ठीक है, which acts as a catalyst to form sulfuryl chloride SO2Cl2, SO2Cl2, ठीक है, it is oxidized as to act as a catalyst to give sulfur, okay, it oxidizes to sulfur trioxide by oxygen in the presence of vanadium। ये हमने पहले भी किया है, हमने जस्ट अभी पहले भी किया है। ठीक है, SO3 वाला तुम्हारा V2O5 से करते हैं, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, SO2 प्लस Cl2 चारकोल की प्रेजेंस में SO2Cl2, यहाँ रिएक्शन में नहीं लिखा, आपने चारकोल वाली बात ध्यान रखनी है। SO2Cl2 तुम्हारा SO2Cl2 बना रहा है, SO2 प्लस O2 V2O5 के साथ SO3 बनाया, खत्म। When moist sulfur dioxide reacts, देखो, when moist sulfur dioxide behaves as a reducing agent. For example, it converts Fe3 plus to Fe2 plus and decolorizes potassium this solution. The latter solution is a convenient test for the gas। आ जाओ देखना, यहां पर SO2 क्या कर रहा है, SO2 इसको रिड्यूस कर रहा है Fe3 प्लस से Fe2 प्लस। मैंने आपको बताया था कि SO2 को आप फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हो +6 तक। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, और जब रिड्यूस करेगा तो Fe2 प्लस SO4 2 माइनस एंड 4H प्लस। अगेन KMNO4, KMNO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा SO4 2 माइनस में और खुद रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन है। याद है बैन 153, बैन 153 आप लोग को याद कराया था। बैन 153 का मतलब है बेसिक में KMNO4 का जो एन फैक्टर होता है दैट इज गोइंग टू बी 1, एसिडिक में 5 का मतलब है Mn+7 से Mn+2 में कन्वर्ट हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में? मैं तो याद भी नहीं करता हूं इस बात को कि ये क्या बनाएगा। भाई अगर एसिडिक है तो गारंटी Mn+2 ही बन रहा होगा, और क्या, एन फैक्टर 5 रखना है मुझे। क्या ये वाली रिएक्शन समझ में आई? SO2 इज एक्टिंग लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट फॉर दिस, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। क्या किसी को भी डाउट है इन दोनों रिएक्शन में? SO2 इज एंगुलर कैसे? सल्फर के साथ 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, देखा आपको? क्या ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एंगुलर वाला। ठीक है, इट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इसमें ये दिया हुआ है कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, ये आपने यहाँ पर रीड करना है, दैट इज इट। एक रिएक्शन एक्स्ट्रा मेरी तरफ से जो कभी कभार पूछ ली जाती, कॉ प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। H2S इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आप SO2 का रिएक्शन कराओगे तो सल्फर प्लस H2O बनता है, दैट इज इट। अभी वाले पेज को आराम से एक बार फिर से सारी की सारी रिएक्शन देखो एंड पूछो, बोला करो। ठीक है, शुरू हो जाओ। सर ये MnO4 वाली बता दीजिए, समझ में। MnO4 वाली रिएक्शन नहीं समझ में आई? यस सर। MnO4 ओके बच्चे, आपको याद होगा जो KMNO4 होता है, KMNO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने रिडॉक्स में लिखा ना कि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, MnO4 माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बच्चे SO2 का तो वो गारंटी SO4 2 माइनस में कन्वर्ट कर देगा ना, +6 में, +4 से +6 में कन्वर्ट कर दिया। ये वाली बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, SO2 पानी के साथ जब आप रिएक्शन करो वाटर के प्रेजेंस में तो ये एक्चुअल में H2SO3 होगा ना, ये तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है ना। तो बैन 153 के अकॉर्डिंग एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन हो रही है तो एन फैक्टर 5 होगा, यहाँ पे Mn+7 में, तो यहाँ पर Mn किस में होना चाहिए, +2 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस आया सर। समझ में? बस यही रिएक्शन है, खत्म, कोई डाउट? चलो जी, आप देख लो, इसको रीड कर लो सारे लोग, पूरा सल्फर डाइऑक्साइड को रीड करो। ये तीनों क्वेश्चंस भी देखो अपने आप करके।
अगर तुमसे नहीं हो रहे तो पूछो। ये देखो, हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ KSO2 डिटेक्टेड। आप KMNO4 के साथ रिएक्शन कराओगे, KMNO4 का पिंक कलर क्या हो जाएगा, गायब। अगर KMNO4 का पिंक कलर गायब हो जाएगा तो आप SO2 का डिटेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलो जी शुरू करें। यहां तक रीड कर लिया क्या आप लोगों ने? यस सर। चलो जी, ओके। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के लिए बात करोगे तो सल्फर फॉर्म्स नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स सच एज H2SO3, H2S2O3, H2S2O4। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इतने सारे देखो यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑक्सो एसिड्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास एक ये हो गया, ये बने हुए। H2SO4 हम सबको पता है, H2SO3 ये रहा। ठीक है, अगर आपने दो H2SO4 के बीच में HH हटा के ऐसे जोड़ दिया, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये H2O6 है ना, O8 है, H2O8। 1 2 3 4 5 6 4 2 माइनस H2S2O8। इसको क्या बोलते हैं, मार्शल्स एसिड। आई होप ये बात याद होगी आप लोगों को। क्या आपको याद है मार्शल्स एसिड, इशिका, रेडॉक्स से? यस सर। ठीक है, ठीक है, रेडॉक्स में हम लोगों ने किया था, जिन्होंने नहीं किया था वो देख ले। मार्शल्स एसिड को सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, OOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये हमने उसमें पढ़ा था रेडॉक्स में। इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड, आपको याद रखना पड़ेगा इसका नाम, मार्शल्स एसिड। एंड आपके पास क्या होगा, ओलियम S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, इसको बोलते हैं ओलियम। एंड देन देयर इज वन मोर जो इंपॉर्टेंट है, कारोज एसिड, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH O OH, इसको बोलते हैं कारोज एसिड। दिस इज H2SO5। ये तीन आपको याद रखने ही रखने, या तो रिडॉक्स में मिल जाएंगे या तो कहीं मिल जाएंगे। ओलियम के साथ देखना, ओलियम एक्चुअली क्या है, अगर आपने दो H2SO4 लिए हुए हैं एंड उस H2SO4 से आपने क्या किया होगा, अपने H2O को एलिमिनेट किया हुआ है, H2O को अगर आपने इनको एलिमिनेट किया हुआ है तो ये आपके पास ऐसे दिखेगा। क्या ओलियम समझ में आया? ओलियम इज H2O हटा दो H2SO4 से, 2 यूनिट ऑफ H2SO4 से। चलो जी, क्या आपको ये वाली चीज समझ में? ये आपको स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार आप, 2 बार आज आपका होमवर्क है इनको देख के बनाने का और 2 बार बिना देखे बनाने का। ठीक है, यहीं पे मैंने कारोज एसिड का भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आ जाओ जी, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द प्रोसेस नहीं भूल सकते आप, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, अच्छा ये बताओ, इससे पहले हम लोगों ने HNO3 का पढ़ा था, वो कौन सा प्रोसेस था? जल्दी। डेक्कन। डेक्कन तो Cl2 के लिए था बच्चे, ऑसवाल्ड्स प्रोसेस नहीं था। यस सर। ठीक है, याद है, ऑसवाल्ड्स प्रोसेस था वो। चलो जी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के साथ अगर आप बात करोगे तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, देखना। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपने सल्फर को लिया, या सल्फर कहां से आएगा, किसी और से आएगा, और से सल्फर को लिया, इसको हीट किया ऑक्सीजन के साथ, या SO2 बना लिया, क्योंकि बर्निंग से तो SO2 तक ही जाएगा।
फिर SO2 के बाद क्या होगा, आपने इसको ऑक्सीडाइज किया V2O5 के साथ एंड ये बना लिया SO3। अब इस SO3 को आपने क्या किया, आपके पास दो ऑप्शन है, दिमाग क्या कहता है, पानी में डालो एसिड बना लो, है ना, पानी में डाला एसिड बना लिया, बन सकता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ये होती है रिएक्शन, बट ये इतना अच्छा यील्ड नहीं होगा। यील्ड का मतलब है कि मान लो आपने 100 लीटर ये लिया, ठीक है, और आपने वो बनाने की कोशिश की, लेट्स से मोल में ले लेते, आपने ये मोल में लेने की कोशिश की, 1 मोल लिया, क्या पता आधा मोल ही कन्वर्ट हो रहा है, 50% रिएक्शन हो रही है, 50% से भी कम रिएक्शन होती है, क्योंकि गैस को आप पानी में भेज रहे हो। हम इसका एक और ऑल्टरनेटिव क्या होता है, बहुत अच्छा, H2SO4 बहुत अच्छा एब्जॉर्बिंग और खींचने वाला एजेंट होता है। तो H2SO4 को अगर आप SO3 के साथ डाल दोगे तो ये चिपका के अपने साथ H2S2O7 दैट इज ओलियम बना लेता है। एंड अब इस ओलियम के अंदर जब आप पानी डालोगे तो बस डबल, है ना, 25 दिन में पैसा डबल। क्या ये बात समझ में आ रहा है, 2H2SO4, तो ये आपने H2SO4 को डबल कर लिया, आपने थोड़ा सा H2SO4 बनाया और उसको डबल कर लिया। आगे लिखा हुआ है कि अगर आप इसको स्वाद अनुसार और इसको डाइल्यूट और इसको और हार्ड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको कैसा चाहिए, बट दिस इज अ बेटर रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई, आपने सल्फर को और से लिया, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करके SO3 बनाया, SO2 बनाया, SO2 को एयर ऑक्सीडेशन किया V2O5 की प्रेजेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, SO3 बना, SO3 को अपने H2SO4 में डाला, ओलियम बनाया, एंड देन ओलियम में वाटर डाल के आप H2SO4 बनाते हो। क्या किसी को भी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में डाउट है? ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस को एक बार रीड करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स वर्ल्ड वाइड। Sulfuric acid is manufactured by the contact process, which involves 3 steps: burning of sulfur or sulfide in the air to generate SO2, conversion of SO2 to SO3 by the reaction with oxygen in the presence of catalyst V2O5, absorption of SO2 in H2SO4 to give oleum. A flow chart for the manufacture of is given. The SO2 is removed by, देखो वो कह रहे हैं जो SO2 प्रोड्यूस्ड है उसको प्योरीफाई भी करना पड़ता है, कई बार उसमें डस्ट और अदर इम्प्योरिटीज होती है आर्सेनिक की। The key components, the key step in the manufacture is the catalytic oxidation of SO2 with O2 to give SO3 in the presence of V2O5. The reaction is exothermic, reversible, and the forward reaction leads to decrease in volume. देख रहे हैं आपको, यहाँ पर 3 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है, तो जब रिएक्शन हो रही है तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कोई डाउट? इसी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस को इक्विलिब्रियम में उठाते हैं, आपने इक्विलिब्रियम में देखी भी होगी, ठीक। Therefore, low temperature and high pressure are the favorable conditions for the maximal yield. क्या ये बात समझ में आई? लो टेम्परेचर क्यों, एक्सोथर्मिक है, हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। याद है ना कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उधर जाती है जहां पे वॉल्यूम कम होता है, तो इसीलिए आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकि ये इधर जाए, और टेम्परेचर कम रखोगे एक्सोथर्मिक होने की वजह से। Both the temperature should not be very low. See, but the temperature should not be very low. Very low क्यों नहीं किया? आपने काइनेटिक्स पढ़ लिया है बच्चे। टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना, अगर आपने बहुत ही कम कर दिया टेम्परेचर तो वो क्या होगा? कोलिजन थ्योरी याद है कि नहीं याद है? कि फिर तो मॉलिक्यूल कोलाइड ही नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल लड़ेंगे ही नहीं, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। अगर आपने टेम्परेचर, आपने सोचा बड़ा ठंडा कर देंगे बहुत जल्दी बनेगा, रिएक्शन ही बंद हो जाएगी। तो आपने ठंडा करना है, पर इतना ठंडा नहीं करना है कि रिएक्शन ही बंद हो जाए। क्लियर? क्या किसी को भी इस बात में डाउट है? ठीक है, but the temperature should not be low, otherwise the rate of reaction will become slow. In practice, the plant is operated at the pressure of 2 bar and a temperature of 720 Kelvin, not so low जैसे आप सोच रहे थे। The SO3 gas from the catalytic converter is absorbed in concentrate to produce oleum. Dilution of oleum with water gives H2SO4 of the desired concentration. In the industry, 2 steps are carried out simultaneously to make a process continuous one and also to reduce the cost. The sulfuric oil contact by is 96 to 98% pure. ठीक है, आ जाओ इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे तुमने ओर लिया हुआ है, इसको बर्न किया, SO2 इम्प्योरिटी ये सब कुछ निकला यहाँ से, ये इधर है वाटर स्प्रे से आपने क्या गंदगी सारा वो गंदा सारा कुछ निकाल दिया। H2SO4 को स्प्रे किया, ये वापस से एब्जॉर्ब कर रहा है चीजों को। बताए H2SO4 याद है कब को? H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हमने एक बार जब स्प्रे किया तो इसमें और भी जो चीजें थी वो हटा दी, तभी यहाँ ड्राई SO2 लिखा हुआ है। आपने ड्राई SO2 प्लस O2 को लिया, प्री हीटर आर्सेनिक प्योरीफायर, आपने देखा था कि आर्सेनिक की इंप्योरिटीज थी वो हटानी पड़ेंगी। प्री हीटर से क्या होता है, आपने कभी बेकिंग किया है क्या?
अगर आपने बेकिंग किया तो आप देखोगे कि जो अवन होता है ना उसको थोड़ा प्री हीट करके रखते हैं। प्री हीट इसलिए करके रखते हैं ताकि कंडीशंस बहुत बढ़िया बन जाती है ना, कि वो रिएक्शन ऑलरेडी बढ़िया सा रहता है। ठीक है, वहां पे जाके हीट होगा, उससे अच्छा है कि पहले थोड़ा सा गर्म करके रख दिया तो रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है, प्री हीटर वाली बात? आपने इसको हीट किया, आपने इसके अंदर डाला, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो गया, SO3 आया, वापस आपने कंसंट्रेटेड उसको स्प्रे किया। इस बार क्वार्ट्स, क्वार्ट्स पता है क्या, आप समझ लो छोटे छोटे दाने होते हैं ऐसे, ग्लास के दाने समझ लो आप, ठीक है, थोड़े थोड़े ग्लास के दाने ऐसे भर रखे होते हैं, छोटे छोटे ऐसे मार्बल्स टाइप के होंगे। हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि इसमें ना H2SO4 और SO3 को आपस में इंटरमिक्स होने का टाइम मिले थोड़ा। अगर ये ऐसे सीधे डालोगे तो गैस सीधे उड़ जाएगी, पर यहाँ पर ऐसे भर दोगे ना तो धीमे धीमे गैस लड़ते बढ़ते लड़ते बढ़ते लड़ते बढ़ते फिर जाएगी। तो इसमें टाइम ज्यादा मिलेगा H2SO4 के साथ। अगर टाइम ज्यादा मिलेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या ये डायग्राम आप सबको समझ में आया क्या? यस। ठीक है, यहां तक आप 1 मिनट लीजिए। ठीक है, आप अपना यहाँ प्रॉपर्टी से पहले तक जल्दी से आप लोग सारा रीड कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। डन सर। डन, कोई डाउट यहाँ तक आ रहा है सबको? हाँ जी, ख्याति, यस सर, डन। ख्याति तुम यही, शताक्षी, नम्रता, यस। नम्रता कोई डाउट बच्चे यहाँ तक? नो सर। पक्का? यस सर। अच्छा, एक सेकंड रुको। चलो जी, तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड विद अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.84, थोड़ा गाढ़ा सा होता है। The acid freezes as 283 and boils at 611 Kelvin. It dissolves in water with the evolution of a high quantity of heat. वो डिसोसिएशन करते हुए बहुत एनर्जी निकलता है। ये अक्सर हीट एसिड्स के साथ होता है, जब पानी में डालते हो बहुत गर्मी निकलती है। Hence, care must be taken while preparing services from the sun. The concentrated acid must be added slowly into the water with constant stirring. लगातार स्टर करते हुए आपको करना होता है। The chemical reactions of sulfuric acid are as a result of the following characteristics: low volatility, गाढ़ा होता है तो लो वोलेटिलिटी, और गाढ़ा होने का रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। एफिनिटी फॉर वाटर का मतलब है पानी को खींचता है। ये हम तब से कर रहे हैं, ये छोटी सी लाइन पे इतने क्वेश्चंस बेस्ड है पूरी बुक में कि मैं आपको क्या बताऊं। एबिलिटी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एबिलिटी टू एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर, ये रहा। ये 4 बातें जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो H2SO4 acts as a ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहीं पे लिखा हुआ, आगे देखेंगे इसकी रिएक्शन क्या होती है। H2SO4 को पानी में डाला तो इसने H+ दिया, K1 वेरी लार्ज। K1 का मतलब क्या होगा? ये रिएक्शन को रिवर्सिबल मान के चल रहे हैं, तो K1 अगर ज्यादा है इसका मतलब होगा कि H+ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। वो कह रहा है कि पहला जो H+ है वो बहुत इजीली और बहुत ज्यादा निकलता है, निकल गया। नेक्स्ट आपके पास है HSO4 माइनस प्लस H2O। इसके साथ अगर आप देखोगे तो HSO4 माइनस और H2O के साथ इसका सेकंड H+ भी निकलता है, बट वो बाद में निकल रहा है और उसका जो निकलने का जो K है वो थोड़ा सा कम है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसको मैंने इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था और इसको देखना क्या होता है। आप H2SO4 के साथ देखोगे, इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है एक्सेप्ट कि वो H+ दे दे। ठीक है, एक सेकेंड,
ठीक है, H2SO4 gives H plus plus HSO4 minus, इसने दे दिया। अब इस HSO4 minus के साथ अगर आप देखोगे तो this can act like two things, ये H plus दे भी सकता है, ये H plus ले भी सकता है। तो क्योंकि H plus दे भी सकता है और H plus ले भी सकता है, इसका जो H plus डोनेशन होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इसके पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था H plus देने के अलावा, बट इसके पास ऑप्शन है। प्लस सिंपल सी बात है बच्चे, एक H प्लस दे दिया, दूसरा H प्लस निकालना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा इसमें। H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इसको बोल रहे Ka1, कितना H प्लस आ रहा है, इसको बोल रहे हैं Ka2, और यहां पर दिया हुआ है कि Ka1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन Ka2। जनरली हम रिएक्शंस में 2H प्लस लिखते हैं, बट ये यही बता रहे हैं कि देखो जी H प्लस एक एक करके निकलता है, और आपको याद रखना पड़ेगा H2SO4 के साथ H प्लस एक एक करके निकलता है। ठीक है, the larger value means H2SO4 is largely dissociated into this. Greater the value of dissociation constant, the stronger is the acid. ये हमें पता ही है कि the stronger by Ka1 अगर ज्यादा है इसका मतलब H प्लस ज्यादा है, H प्लस ज्यादा है इसका मतलब एसिड अच्छा है। ठीक, the acid forms two series of salts, normal sulfates such as sodium sulfate, copper sulfate and acid sulfate, sodium hydrogen sulfate। मतलब आपने लिया Na2SO4 and NaHSO4, क्या किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या ये बात हो गया? यस सर। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बेटर, देखो सल्फ्यूरिक एसिड ना लो वोलेटिलिटी, लो वोलेटिलिटी के मतलब ऐसे इवेपोरेट नहीं होता, जैसे पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल उड़ता है, उड़ने का मतलब है वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल होता है, कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड्स फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। मतलब ये वाली रिएक्शन को तो बहुत बार यूज किया जाएगा आगे भी। वो कह रहा है कि आपके पास ज्यादा वोलेटाइल एसिड्स को बनाने के लिए, जैसे कि HCl हो गया, HCl इज अ गैस बेसिकली, HCl तो प्रॉपर गैस है, तो HCl बनाने के लिए और चीजों को बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। आ जाओ, ये रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास है MX प्लस H2SO4 गिव्स 2HX प्लस M2SO4। ठीक है, ये तुम्हारे पास फ्लोरीन क्लोरीन एंड NO3 दिया हुआ है। ठीक है, आ जाओ इसमें देखो करके, इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास रिएक्शन में, ये क्लोरीन वाली रिएक्शन बता दो। देखो मेटल क्लोराइड प्लस H2SO4, ये आपको देगा HCl प्लस Na2SO4। क्या ये बात समझ में आई? ये रिएक्शन कैसी है ये आपने याद रखनी पड़ेगी, बट इसका रिटर्न काफी अच्छा है क्योंकि ये 4-5 बार रिपीट होने वाली है। हम H2SO4 को बाकी एसिड बनाने के लिए यूज करते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जो कि ज्यादा आसान होगा। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो दूसरे वीक एसिड के सॉल्ट को तोड़ देता है। H2SO4 किंग ऑफ एसिड्स है, वो इसको तोड़ देगा, तोड़ देगा तो अपना सॉल्ट बनाएगा और दूसरे का जो एसिड है वो बच जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? है कि नहीं? वही चीज जो हम अब तब से करते आ रहे हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग चीज वीक को तोड़ देती है, यहाँ पर भी उसने तोड़ दिया। क्या ये बात समझ में आ गया? ठीक है, concentrated sulfuric acid is a strong dehydrating agent, many wet gases can be dried by passing through sulfuric acid। अभी ऊपर हमने देखा था, ये देखो यहाँ पर भी वो ड्राई गैस कर रहे थे इससे, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को तो ये यूज करा ही जाता है इससे। ठीक, प्रोवाइडेड द गैस डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिएक्ट कर गए। सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये रिएक्शन आपको बायोमोलिक्यूल्स में भी मिलेगी। ठीक है, इट इज एविडेंट बाय इट्स चारिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चारिंग एक्शन इज वही वाटर के रिमूवल की बात कर रहा है। हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने पहले भी पढ़ा। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो क्या हुआ, कॉपर को copper 2 प्लस, सल्फर को +4, कार्बन को +4, जो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें जितनी भी रिएक्शन है उन सब में SO2 SO2 SO2, ठीक है, एक फॉर्म प्लस SO2 ऐसे करके है। आई गेस मैंने आपको पी ब्लॉक का वो भी भेजा हुआ है ना, पी ब्लॉक के नोट्स भेजे हुए ना, HNO3 वाले नोट्स भेजे थे कि नहीं भेजे थे? यस सर। है ना, तो उसमें देखना आपको ये चीज मिलेगा। आ जाओ जी यहाँ पर, इसको रीड करके देखो, आपको ये समझ में आए रिएक्शंस क्या, कुछ भी खास नहीं है इसमें, कॉपर प्लस H2 है।
एक ये रिएक्शन थोड़ा अलग है, बट इसमें CO2 प्लस SO2 प्लस, देखो सब में SO2 देखो इसने इसको ऑक्सीडाइज किया तो खुद रिड्यूस हो जाएगा ना, तो +6 से +4। क्या किसी को भी डाउट है? यहां तक रीड करना, एंड वी आर डन विद ग्रुप नंबर 16। ठीक है, टेक योर टाइम, 5 मिनट लो। ठीक है, आराम से आप पूरा का पूरा जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया पूरा देखो, फिर हम ग्रुप 17 शुरू करते हैं। ठीक है, आराम से देख लो आप लोग पूरा एनसीईआरटी में जितना भी मैंने पढ़ाया। कोई भी बात पे डाउट हो आप आराम से पूछो। टेक 5 to 10 मिनट्स, कोई जल्दी नहीं है हमें। ठीक है, काम करे तो अच्छा करे, वरना ना करे। ठीक है, तो हम लोगों ने फ्लोर स्पार, क्रायोलाइट, ये सब हमने कहाँ पे पढ़ा था? मेटलर्जी में पढ़ा था। ठीक, वापस से ये वाला जो है तुम्हारे पास ये कोऑर्डिनेशन में आएगा, KCl.MgCl2.6H2, ये आपका उसमें आएगा। ठीक है, KCl.MgCl2.6H2। ठीक है, the deposits of dried up seas contain this compound sodium fluoride and carnallite। कार्नलाइट को आपको याद करना ही करना है। आई वुड हाईली एडवाइज कि आप कार्नलाइट को अलग से पेपर पे लिख लो कहीं पे। ठीक है, कि आपको कार्नलाइट को याद करना ही करना है। ठीक, चलो जी, तो सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मरीन लाइफ ये सब लिखा हुआ है। आज इस टेबल पे आ जाते हैं। एटॉमिक नंबर कोई डाउट नहीं। ठीक है, एटॉमिक मास कोई डाउट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई डाउट नहीं, कोवेलेंट रेडियस कोई डाउट नहीं। यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग है, रीजन की रेडियो एक्टिव है, तो इसलिए ज्यादा स्टडी नहीं करते। ठीक, आपके पास कोवेलेंट रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप कम होगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस दूर होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अभी मुझे याद है, मैं लेक्चर अपलोड भी करूंगा, अगर आप देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर आपको ना आती हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द प्रोसेस जहां पर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं। क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा होता है, एक्सेप्शनल केस है। रीजन कि क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन को ऐड आप कराओगे तो वो थर्ड शेल में होगा, फ्लोरीन में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो सेकेंड शेल में होगा।
क्या ये बात समझ में आई? सेकेंड शेल में क्या होगा, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे रिपल्शन ज्यादा दे रहे होंगे, धक्का ज्यादा दे रहे होंगे, तो जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा। अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होता है एंड रिपल्शन की वजह से एनर्जी गेन होता है। तो क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू इतनी निकल के आ रही है इसकी, -333। एंड क्लोरीन की कितनी आ रही है, -349। क्यों? क्योंकि क्लोरीन वाले केस में आप देखो थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं। अब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे, इनके बीच में रिपल्शन कम होएगा, बात खत्म। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी। यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इसमें ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन जो कि आएगा ही आएगा, अगर, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इस चैप्टर से भी और ये थर्ड चैप्टर से भी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या हो रही, कम हो रही है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज मैंने यहाँ तक याद भी कराई होंगी। देख, हाइड्रेशन क्या होगा, हाइड्रेशन साइज पे डिपेंड करता है, साइज जैसे जैसे छोटा होता जाएगा हाइड्रेशन कम होता जाएगा। ठीक। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, I2, इनके पास मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है इसका सबसे ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका है, कोई डाउट ही नहीं। डेंसिटी भी इसकी है, कोई डाउट नहीं है। डिस्टेंस भी इसका है, कोई डाउट नहीं। डिस्टेंस का मतलब बॉन्ड लेंथ, आई आई, कोई डाउट नहीं। रेगुलर ट्रेंड है, उसमें ऊपर ही लिखा है कि बहुत ही रेगुलर ट्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। लेट मी टेल यू कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आप इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे आओगे तो ये होता है कि क्लोरीन से पहले जो फ्लोरीन डाउन द ग्रुप, जो बॉन्ड एनर्जी है दैट डिपेंड्स ऑन बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, मतलब बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस आसपास है, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा होगा, चीजें तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आपके पास क्या ये चीज लंबा है, बॉन्ड लेंथ दूर है, तो अट्रैक्शन कम होगा। अगर अट्रैक्शन कम होगा तोड़ना आसान हो जाएगा। फ्लोरीन के साथ फिर ऐसा क्या हो गया बेटा, फ्लोरीन के सर पे ऐसे बड़े बड़े ऐसे लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर होते हैं ये आपस में धक्का देते हैं एक दूसरे को। अगर आपस में धक्का देंगे तो ये बॉन्ड टूट जाए, और ये बॉन्ड टूट जाएगा तो तुम्हारा बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। तो फ्लोरीन इसी वजह से हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है। रीजन कि उसका बॉन्ड बड़ी जल्दी टूट जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं थी, बॉन्ड टूट गया। क्या ये बात समझ में आ रही? बॉन्ड, तुम्हारा बॉन्ड लोन पेयर रिपल्शन की वजह से कम होगा। आप ऑर्डर लिखोगे, ऑर्डर में नीचे यहाँ पर ये भी लिखोगे अपनी एनसीईआरटी में, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शंस। ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शंस। आपके पास ये वाले पेज में इतना ही है, आप यहाँ तक रीड करो पूरा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात है यहाँ पे आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से। आई स्टार्ट अगेन, ठीक है, जल्दी से यहाँ तक रीड करो। जब मैं रीड करने बोल रहा हूँ तो आप अपना टाइम लगाओगे रीड करने में, ऐसा नहीं कि ऐसे स्किम कर रहे हो कि अरे हाँ ठीक है ठीक है, अच्छे से देखना है आपने। जब हो जाए तो बता देना। अब यहाँ तक वही सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर, इन्हें यहाँ पर लिखा हाउएवर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो इज दिस ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ये सब लिखा, वही चीज जो मैंने आपको समझाया, एग्जैक्टली वही सारी बातें लिखी हैं। अगर किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो फील फ्री पूछने के लिए, क्वेश्चन जरूर साथ साथ करते रहना।
डन है? डन भाई? यस सर। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? अमृता रीड किया बच्चे? यस सर। हाँ जी। सताक्षी डन? यस सर। ओके, सार्थक चलें आगे? ओके, ठीक है। हैलोजेंस डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगेन बहुत ही स्मूथ चल रहा है ये। फ्लोरीन क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड, आयोडीन इज अ सॉलिड। Their melting point steadily increase with atomic number. All halogens are colored. It is due to the absorption of radiation in visible region and the different excitation of outer electrons, the higher energy level. इस बात को समझते हैं। आप लोग को याद है एमओटी डायग्राम्स? एमओटी डायग्राम्स में आपने ऐसे करके बनाया होगा। पी का जब आप एमओटी डायग्राम बनाते हो तो इसमें ऐसे होता है कि नहीं होता है? भाई एक ऐसे 16 इलेक्ट्रॉन है तो वैसे करना है, ऐसे इलेक्ट्रॉन करना है। याद है कि नीचे का रिवर्स हो जाता था? मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे जंप कर सकते हैं। देखो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे इधर उधर जंप कर सकते हैं। अब देखो ये एक्साइट हुआ, ऊपर गया और एक्साइट होके नीचे आया। नीचे आया, फोटोन रिलीज करेगा। याद आया फोटोन रिलीज वाली बात? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये जो फोटोन रिलीज करेगा ये विजिबल रीजन के अंदर है। इस विजिबल रीजन के अंदर आने की वजह से सारे के सारे हैलोजेंस क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। क्या बात समझ में आया? अगर और आसान करना है, इलेक्ट्रॉन जो था वो आउटर मोस्ट में एक्साइट हुआ, फिर वो डी एक्साइट हुआ। जब वो डी एक्साइट होगा तो फोटोन रिलीज करेगा। ये फोटोन विजिबल रीजन में इसलिए हमको दिखाई देगा। बात खत्म। क्या किसी को भी डाउट है इस बात पे? ठीक है। उसमें लिखा हुआ है बाय अब्सॉर्बिंग डिफरेंट क्वांटा ऑफ रेडिएशन दे डिस्प्ले डिफरेंट कलर्स। कि वो डिफरेंट तुम्हारा एब्जॉर्ब करेंगे, डिफरेंट रिलीज करेंगे। वो एब्जॉर्बिंग की क्यों बात करें? भाई एब्जॉर्ब करेंगे तो रिलीज भी करेंगे ही करेंगे। ठीक है। F2 for example, F2 has yellow, Cl2 has greenish yellow, Br2 red, and this is violet. Chlorine and fluorine react with water. Bromine and iodine only sparingly soluble in water but are soluble in various organic solvents such as chloroform. Carbon tetrachloride, carbon disulfide, and hydrocarbons to give colored solutions. One curious anomaly we found is the smaller bond distance enthalpy required this, okay, where bond association enthalpy go onward expected. ये दिया हुआ। A reason for this anomaly is the relative electron pair, lone pair repulsion। वही वाली बात जो मैंने आपको बताया कि F2 का कम क्यों हो जाता है? बिकॉज वहां पे लोन पेयर रिपल्शन होता है। देखिए एक बार 7.5 को एक बार देख लो, फिर हम इस वाले पॉइंट को समझना शुरू करें। ये 7.15 ये आई होप क्लियर होगा। उसमें लिखा है ऑल दो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। Although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, fluorine is stronger oxidizing agent than chlorine. Why? देखो जी, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वाली बात है ये सब कुछ डिपेंड करता है एसआरपी वैल्यूज पे। याद है ना एसआरपी वैल्यूज जो हमने की हुई है? तो एसआरपी वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर ये एसआरपी वैल्यू पे डिपेंड करेगा तो एसआरपी वैल्यू ना तीन और बातों पे डिपेंड करती है। एसआरपी वैल्यू डिपेंड करती है आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, सब्लिमेशन पे, एंड ऑल्सो ऑन हाइड्रेशन। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिसका भी एसआरपी वैल्यू है, तो फ्लोरीन के साथ क्या हो रहा है? फ्लोरीन का जो बॉन्ड टूटना है वो तो एक आसान है ही है, प्लस फ्लोरीन का हाइड्रेशन इतना ज्यादा है कि वो फ्लोरीन F माइनस बहुत जल्दी बना लेता है। तो वही कह रहा है कि इसीलिए उसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा है। आई डोंट थिंक कि आपको ये बात समझ में आई। इसको फिर से एक बार करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है। इस कंटेनर के आपने F2 को ऐसे ड्रॉप कर दिया। जैसे ही F2 को ड्रॉप किया, F2 को दिखा कि अरे बगल में चीजें जिससे इलेक्ट्रॉन खींचा जा सकता है। F2 खुद से ही ऐसे खटाक से टूट गया कि हटो मेरे सामने से, और F2 ऐसे टूटा और F2 ने ना वो जो इलेक्ट्रॉन पड़े थे उनको खींचना शुरू कर दिया। अगर खुद इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो सामने वाले को क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। खुद रिड्यूस हुआ तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। इसलिए इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस इसके लिए बहुत फेवरेबल है। एकदम से टूट जाना और गिरने के बाद तुरंत इलेक्ट्रॉन ले लेना, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया। क्लोरीन के साथ क्या है कि क्लोरीन के साथ कर लेंगे सर, क्या दिक्कत हो गया? बच्चे क्लोरीन को आप डालोगे पहले तो Cl2 टूटेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। चलो टूट भी गया, टूट भी गया तो अब क्या है तुम्हारे पास? क्लोरीन माइनस और F माइनस में से
F माइनस जब बन रहा है तो उसका हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रेशन से क्या होगा, वो और स्टेबलाइज होगा। क्लोरीन के साथ ये वाली चीज नहीं होगी। क्या सबको अभी समझ में आया, हाँ या ना बताना जी। यस। ठीक है, किसी को भी डाउट हो जी? हाँ जी इशिका, क्लियर है, डाउट है बच्चे इस बात में? नो सर, क्लियर। ठीक, ओके। आ जाओ जी, इसमें देखते हैं आगे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात। ठीक, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए पढ़ना चालू करते हैं। जितने भी हैलोजेंस हैं फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन के पास 3D, फ्लोरीन के पास नो 3D ऑर्बिटल, ये बॉन्ड ज्यादा नहीं बना पाता, ओनली वन बॉन्ड, ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बस, और कुछ ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट, इसी में अगर आप क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके का आपका मिलेगा। ठीक है, डी इसका पूरा ऐसे खाली है। अगर आपने एक बॉन्ड बनाया जैसे कि HCl वाले केस में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा आया? HCl वाले केस में ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी +1। ठीक, +1 कह रहा हूं, -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1। इसी में अगर आप HOCl कर दो इसको, तो दिस इज गोइंग टू बी +1। दिख रहा है आपको, +1 -1? क्या ये बात समझ में आ रही? लेट्स से HOCl ले लेते हैं कि HOCl में अगर आपको डाउट हो, OH और Cl बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, +1 आएगा। अगर आपने क्लोरीन को और बॉन्ड बनवाने हैं तो इसको अनपेड इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन लाने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो, अब ये 3 बॉन्ड बना सकता है, ये बना सकता है Cl डबल बॉन्ड ओ OH, ये आ जाएगा +3। देखा आपको, 3 बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट आपने क्या किया, क्लोरीन को और एक्साइट किया, क्लोरीन को और एक्साइट किया तो ये आपके पास 1 2 3, 1 2, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH +5। देखा, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखे जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने बॉन्ड बन सकते हैं। ये ओवरलैपिंग से VBT थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो आप केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करो। यहाँ पर आपके पास रहा ये 1 2 3, ठीक है, देखा आपको कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। ये आपका Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH +7। तो क्लोरीन आपके पास इतने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। देखो, ऑल हाइड्रोजन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सब -1 दिखा सकते हैं। However, chlorine, bromine and iodine exhibit +1, +3, +5 also as explained below। ठीक है, the higher oxidation state of chlorine, bromine are realized mainly when halogen is combination with small and highly electronegative this। ये पहले भी बताया था, फिर से सुनना आप। वो कह रहे हैं कि अगर आपको +7 तक जाना है, आपको +5 तक जाना है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपने आयोडीन को फ्लोरीन के साथ चिपका दिया, आपने ऐसे छोटी छोटी चीटियां, लाल वाली चीटियां होती है, छोटी छोटी लाल वाली चीटियां, उससे जोड़ना पड़ेगा इनको, ताकि ये ना जैसे खींच लें इनसे। और खींचने के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन, वन ऑफ टू ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अगर आपको प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो आपको ऑक्सीजन और फ्लोरीन का काम लेना पड़ेगा। Example in interhalogen oxides and oxoacids, the oxidation state of +4 occur in oxides, and वो कह रहे हैं कि आपका +4 और +6 भी बन जाता है। द फ्लोरीन एटम हैज नो d ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंड इज वैलिड देयरफॉर कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, बता दिया। बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इट ओनली एक्सिबिट्स -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी हम बात कर चुके हैं। ऑल हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, हमें पता है ये बात। ठीक है, दे रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म हैलाइड्स, द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या होगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में भी। ठीक, नेक्स्ट आपके पास द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, फ्लोरीन को अगर आपने लिया, फ्लोरीन तो आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर आपने क्लोरीन लिया तो वो ब्रोमीन और आयोडीन से ले लेगा, और अगर ने ब्रोमीन लिया तो सिर्फ आयोडीन से ले लेगा। ये रिएक्टिविटी वाली बात पे ही लिखा हुआ है। एक बार यहां तक देख लो, एक बार यहां तक देख लो आप, 1-2 मिनट का सांस ले लो, फिर हम आगे चलते हैं।
Okay. The decreasing oxidizing ability of the halogens in aqueous medium down the groove is evident from the standard reduction potentials, which are dependent on parameters indicated below. ये देखो मैंने अभी बताया था आपको, डिसोसिएशन या सब्लिमेशन, इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले देखो, अगर मेटल होता तो सब्लिमेशन भी होता, इसमें है तो तुम्हारे पास डिसोसिएशन है कि गैस को तोड़ोगे, आइसोलेटेड गैसेस एटम में लाना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन। ठीक है, ये तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है इसका। बिल्कुल जैसे आपके पास मेटल के साथ था, तो मेटल को आपने क्या किया, सबलाइम करके आइसोलेटेड गैसियस एटम में लाए, आयनाइजेशन एंथैल्पी लिया और हाइड्रेशन, बिल्कुल उसी तरीके से एनायन के साथ दूसरे सेट है। पर ये तीन बातों पे डिपेंड करता है। The relative oxidizing powers of halogens can be further illustrated by their reactions with water. फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज वाटर। बच्चे फ्लोरीन बहुत खतरनाक चीज है। फ्लोरीन पानी से भी ऑक्सीजन, जो पानी है उससे भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो F2 तुम्हारे पास जो H2O है उसका क्या बना लेगा, HF, खींच लिया, F माइनस बना लिया एंड O2 में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दुनिया में किसी भी चीज को सामने रखो ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा उससे, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। यहाँ पे देखा, यही रिएक्शन नीचे दी हुई है, यही रिएक्शन नीचे दी हुई है। ये वाली लाइन मैंने आपको पहले ही सिखा रखी है, P4 वाली चीज को याद है आपको। फास्फोरस को अगर पानी में डालोगे तो पहले क्या बनाता है, हाइड्राइड एंड हाइपोअस एसिड, याद आया, हाइड्राइड एंड हाइपोअस एसिड। ये शुरू किया था हमने चैप्टर, देखो यहाँ पे लिखी है लाइन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्रोहालिक एंड हाइपोहालस एसिड्स। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन नहीं करता। इन फैक्ट आई माइनस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम, जस्ट द रिवर्स ऑफ द रिएक्शन ऑब्जर्व्ड विद फ्लोरीन। वो कह रहे हैं कि फ्लोरीन को आप लोगे वाटर के साथ तो ये बना सकता है F माइनस एंड O2, और वो कह रहा है इसी के जस्ट उल्टा रिएक्शन आप ले सकते हो आयोडीन के साथ। देखना जी, क्या ये वाली रिएक्शन दिखा, जस्ट उल्टा रिएक्शन, जस्ट उल्टा रिएक्शन कि I माइनस को आपने O2 के साथ लिया तो ये ऑक्सीजन इस बार क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा एंड वाटर में कन्वर्ट हुआ। F2H2O ये वाली रिएक्शन बता दी। और ये दोनों क्लोरीन और ब्रोमीन के हाइड्राइड प्लस हाइपोअस एसिड, हाइड्राइड प्लस हाइपोअस एसिड, क्या ये बात समझ में आया, I2 डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्या ये वाली बात समझ में आई? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप 2 मिनट ले सकते हो, इसको रीड कर सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं। आप इसे यहाँ तक
हाँ जी, यहाँ तक किया आपने? चलो जी, आज जी अनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की बात करते हैं. Like other elements of p block present in second period of periodic table, fluorine is anomalous in many properties. Reason क्या है? Small size, high electron affinity, ionization, enthalpy, electrode potential, all are higher for fluorine than expected from the trends of other halogens. Also, ionic and covalent metallic points, सब कुछ जो इसका quite lower than expected, सब कुछ बिल्कुल अलग है जो ग्रुप वालों के साथ है. The anomalous behavior of fluorine is due to small size, high electronegativity, low FF bond dissociation enthalpy and non-availability of D blocks in the valence shell. सारी की सारी जो F की दिक्कतें हैं सब यहाँ लिखी है. Most of the reaction of fluorines are exothermic due to small and strong bond formed by it by the other elements. देखो अक्सर ये जब तुम्हारा ओवरलैप करेगा तो ये 2p 3p ओवरलैप, जिन्होंने भी ओवरलैपिंग नहीं पढ़ा, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ओवरलैपिंग पढ़ना है तो इसका भी मैं वीडियो कुछ दिन में डालूंगा तो आप देख सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल यूट्यूबर जैसे बात करने लगा मैं आज. चलो जी, तो क्या ये बात समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन वाली बात ये समझ में आया? मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक due to small and strong bond formed by it with other elements. It forms only one oxo acid while other halogens form number of oxo acids. मतलब HOF ये सिर्फ एक ही बनाता है. HOF मैंने आपको बताया भी था, शुरुआत की सबसे पहला लेक्चर ही इसी बात पे. Hydrogen fluoride is a liquid due to strong hydrogen bonding. Other hydrogen halides are gases, HCl, HBr, HI gases. ठीक है. Reactivity towards hydrogen, all react with hydrogen to give hydrogen halides, but affinity of hydrogen decreases from fluorine to iodine. मतलब हाइड्रोजन को पकड़ के रखने की जो टेंडेंसी है वो धीमे धीमे कम होती है. ठीक, हाइड्रोजन हैलाइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोहालिक एसिड्स. ठीक है. Some of the properties of hydrogen halides are given in the table. The acidic strength of this is ये रहा. सबसे अच्छा एसिड HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF. आज जो समझते हैं बच्चे, इनमें जो ओवरलैप होगा 1s2p, 1s3p, 1s4p, 1s5p. जैसे जैसे साइज का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो बॉन्ड टेंडेंसी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो कम होती जा रही है. अब एक छोटा सा एटम, एक बड़ा सा एटम, इन दोनों का जो ओवरलैपिंग होगा वो बहुत कम होता जा रहा है. जैसे जैसे आप ये बढ़ रहे हो तो बॉन्ड टूटने का टेंडेंसी बढ़ रहा है. अगर बॉन्ड टूटेगा जल्दी तो H प्लस निकलेगा जल्दी, और अगर H प्लस निकलेगा जल्दी तो वो एसिड अच्छा होगा. क्या ये बात समझ में आया? एसिड अच्छा तभी होगा जब H प्लस जल्दी निकलेगा. क्या सबको ये बात समझ में आ रही कि HF, HCl, HBr, HI में वीकेस्ट बॉन्ड जल्दी H प्लस निकला, फिर ये फिर ये फिर ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है. द स्टेबिलिटी ऑफ द हैलाइड डिक्रीजेस ड्यू टू ये दो बॉन्ड डिसोसिएशन. HF का बॉन्ड सबसे अच्छा, HCl, फिर HBr, फिर HI. क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर. ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट के लिए बात करें भाई, अगेन HF के साथ तो तुम्हारे पास क्या था? HF का तो भाई सिस्टम ही अलग है. बट यहाँ पर मैंने ये मार्क क्यों किया है? रेयरली लोगों को ये बात याद रहती है कि जो HF है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो HI से कम रहता है. बॉइलिंग पॉइंट में तो वो लास्ट आता है, बट मेल्टिंग पॉइंट में वो ऐसे आएगा. ये ऑर्डर लिख लो आपने, इसको ध्यान रखना कि मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है और यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट HI से कम होता है. वरना हाइड्रोजन बॉन्डिंग से और ज्यादा अच्छा हो जाना चाहिए, बट उससे कम ही रहता है. क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. पीके जितना कम होता है, पीके जितना कम होता है एसिड उतना अच्छा होता है. याद है आप लोग? पीके जितना कम एसिड उतना अच्छा. यहाँ पर इसका पीके वैल्यू काफी ज्यादा है, इससे पता चलता है. और इससे क्वेश्चन ये बन सकता है, पीके वैल्यू अकेले इन सब में सिर्फ HF का ही पॉजिटिव है. देख लो अब यहाँ तक, कोई डाउट हो तो. रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. Halogens form many oxides with oxygen, but most of them are unstable. Fluorine forms two oxides, O and O2F2. However, only OF2 is thermally stable at 25 degrees Celsius room temperature पे.
These oxides are essentially oxygen fluorides. इनको बोलना चाहिए, वो कह रहा है कि हम ऑक्साइड्स नहीं, इसको ऑक्सीजन फ्लोराइड्स बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एनायन F माइनस है। Because of the higher electronegativity of fluorine than oxygen, both are strong fluorinating agents. Oxidizing agents क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन का ऐड कराते हैं। फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होंगे जो फ्लोरीन को ऐड कराएंगे। O2F2 oxidizes plutonium to PuF6. देखो जी, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें रिएक्शन हो रहा है और आपने ना इसमें तुरंत तुरंत इसको वॉश आउट करते रहते हैं। जो इसके अंदर का गर्मी है, ऐसे ना एक पाइप होता है, तो उस पाइप से क्या करते हैं, उस पाइप से तुरंत 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 हम इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे लिक्विड भेजते रहते हैं। कई बार हम जो वेस्ट है उस वेस्ट मटेरियल को फ्लश भी करते हैं कि भाई ऐसे थोड़ी ना कि वेस्ट को वहीं पड़ा रहने देंगे, तो हम वेस्ट को निकालते हैं। वेस्ट में कई बार क्या होता है, प्लूटोनियम जो है तुम्हारे पास, जो कि रेडियो एक्टिव फ्यूल है, वो निकलने लगता है। हम नहीं चाहते हो कि उसका कतरा भी, उसका थोड़ा सा पोर्शन भी नहीं वेस्ट होना चाहिए, तो हम उसे क्या करते हैं, उसको O2F2 के साथ रिएक्ट करते हैं और ये बना लेता है PuF6। एंड PuF6 को फिर हम सेपरेट आउट कर लेते हैं वेस्ट से। तो हमने पूरा वेस्ट से भी जो यूजेबल प्लूटोनियम था उसको भी हमने निकाल लिया। ठीक है, द रिएक्शन इज यूज्ड इन रिमूविंग प्लूटोनियम फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। Chlorine, bromine, and iodine form oxides with oxidation states of +1 to +7. The combination of kinetic and thermodynamic factor. Okay, okay, इसको U-shaped trend करने जा रहे हैं हम। इसको बोलते हैं यू शेप्ड ट्रेंड, जो अभी हम देखने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया चीज। ठीक है, इसको यू शेप्ड ट्रेंड में क्या है, वो कह रहा है कि आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आपको पहले याद रखना है जो ऑक्साइड्स का जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, उसका जो ऑर्डर है वो यू शेप्ड ट्रेंड है। यू शेप्ड, देखा यू शेप्ड का मतलब क्या है कि पहले आयोडीन, फिर आपके पास क्या होना चाहिए था, ब्रोमीन, बट आयोडीन के बाद क्लोरीन और फिर ब्रोमीन है। तो यू शेप समझ में आया? यू शेप कहाँ से आ रहा है? यू शेप वाली बात समझ में आई क्या सबको? यू शेप ट्रेंड। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप देखो तो क्लोरीन के साथ क्या है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन फास्ट है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन फास्ट है तो वहां पे बनाना आसान है। आयोडीन के साथ क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्या ये बात समझ में? आयोडीन के साथ स्टेबिलिटी ज्यादा है और क्लोरीन के साथ फास्ट है। क्या ये बात समझ में आई? अब इसको नहीं समझ में आया आपको? पहले यू शेप ट्रेंड तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक बताओ कि आपको यू शेप ट्रेंड तक समझ में आया? आज मैं आपको बस यहाँ तक पढ़ा के छोड़ दूंगा। ठीक है, कल की क्लास में हम मैक्सिमम, कल की क्लास में हम ये चैप्टर खत्म ही कर देंगे। यहाँ तक बहुत ज्यादा नहीं बचा है। हमारा क्लोरीन है, थोड़ा सा ये इंटर हैलोजन, बस मुश्किल से 4 पेज रह गए, 3 से 4 पेज। ठीक है, आज यहाँ पे देख लो, फिर हम इसको चलते हैं। पहले ये बताओ कि आपको ये वाली बात समझ में आई? यहाँ तक यू शेप ट्रेंड तक बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, यू शेप ट्रेंड देखो, इसमें लिखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। काइनेटिक्स मतलब रिएक्शन फास्ट है, थर्मोडायनेमिक्स मतलब एनर्जी वाइज वो काफी सही है। तो उसमें कह रहा है कि इन दोनों के जो ऑर्डर को मिला के, कि आयोडीन के साथ थर्मोडायनेमिक्स बढ़िया है और क्लोरीन के साथ काइनेटिक्स बढ़िया है, तो इन दोनों के साथ ये दोनों चीजें आगे आगे, इनके साथ ये दोनों ही बेचारा बीच में पड़ जाता है, तो इतना ही अच्छा नहीं होता ना। थर्मोडायनेमिक्स अच्छा है ना काइनेटिक्स है, तो रिएक्शन भी स्लो हो रही है और इतनी फास्ट भी नहीं, तो लीस्ट स्टेबल भी है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक बार बताओ, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके। क्लोरीन ऑक्साइड से आपके पास बने। ClO2 के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता दूं। ठीक है, ClO2 इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन आर हाईली रिएक्टिव ऑक्साइड एंड टेंड टू एक्सप्लोड। ठीक है, ClO2 is used as bleaching agent for pulp and textiles and water treatment. The bromine oxides, they are least stable halogen oxide middle row anomaly. ठीक, and exist only at low temperatures. They are very powerful oxidizing agents. इस बात को समझना बच्चे, ये अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो तुरंत ऑक्सीजन रिलीज करेगा।
और ऑक्सीजन जल्दी रिलीज करेगा तो भाई सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा ना। तो इसका भी हमने काम निकाल लिया, भाई अनस्टेबल होता है ठीक है, इसको ऑक्सीजन ऐड कराने के लिए यूज करेंगे। ठीक है। The iodine oxide I2O4, I2O5 and I2 are insoluble solids and decompose on heating. I2O5 is a very good oxidizing agent and is used for restoration of carbon monoxide. ये लाइन आपको याद रख, ये याद ही रखना है आपको, इसको बहुत इंपॉर्टेंट में से मार्क कर लें आप लोग। ठीक है। इसके बाद तो रिएक्शंस में कुछ खास नहीं बचा है। हैलोजेंस रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा। द आयनिक कैरेक्टर वाली बात, फजान्स रूल, फजान्स रूल जिसने नहीं पढ़ा वो सुन ले। स्मॉलर द कैटायन, बिगर द एनायन, मोर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। जितना ज्यादा खींचेगा, जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एमएफ में सबसे छोटा एनायन है, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, ऐसे आयनिक कैरेक्टर है। It is a metal exhibits more than one oxidation state. The halides in higher oxidation states will be more covalent, more covalent. देखना, आपके पास है PCl, ऐसे समझ लो PbCl2 एंड PbCl4। यहाँ पर Pb+2 में है और यहाँ पे Pb+4 में। अगर आपको साइज वाली बात याद है तो Pb+4 is going to be smaller compared to Pb+2. Again, smaller the cation, bigger the anion, more is the covalent character. रीजन बता दूं बच्चे, आपका न्यूक्लियर पुल बहुत ज्यादा है। कैसे? +4 चार्ज है यार, +4 है तो उससे 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्रोटॉन ऐसे खींच रहे होंगे, उसका साइज छोटा हो गया होगा। ठीक है, साइज छोटा हो गया उस हिसाब से। ठीक है, द हैलाइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर कोवलेंट देन द लोअर। फॉर एग्जांपल SN4 ये आर मोर कोवलेंट देन। आई होप सबको समझ में आ गया। इन सब पे +4 +4 +5 +6 ऐसे दिया हुआ है। रिएक्टिविटी विद हैलोजन टुवर्ड्स अदर हैलोजन, जिसको इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा एक सेपरेट टॉपिक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक आप पूरा कर सकते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आराम से बच्चे आज सोने से पहले अगेन पूरी एनसीईआरटी को यहाँ तक करना, बहुत अच्छे से टाइम देना, आपको गारंटी दोबारा नहीं देना पड़ेगा।